गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे हो। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। आज की इस सेशन में हम क्या कवर करने वाले हैं? आज के इस सेशन में हम अपने आरंभ बैच की 9th क्लास को कवर करेंगे। 9th क्लास है आज हमारे आरंभ बैच की, जिसमें हम पढ़ेंगे जो हमारी इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है उनके बारे में। कहाँ उनके हेडक्वार्टर्स है, क्या उनका काम है, कितनी उनकी मेंबर कंट्रीज है, हम सब पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले भाई मैं थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को दे दूं। पहली बात तो ये कि जो सब चीजें चल रही हैं, है ना, जो टेंशन्स बढ़ती जा रही हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो सबसे जरूरी बात तो ये है कि आप लोग खुद सेफ रहें। कोई भी मैसेज या फिर मेल या फिर कोई भी आपके पास फोटो फाइल डॉक्यूमेंट कोई भी अननोन नंबर से कुछ भी आपके पास अगर आ रहा है, तो उसको डायरेक्टली ओपन मत करो। इससे होगा क्या, जो आपकी आइडेंटिटी है वो उन लोगों के पास पहुंच जा रही है जिसका वो मिसयूज कर सकते हैं। क्योंकि कई बार हमें लगता है कि अरे मेरे पास ऐसा क्या ही है। आपका नाम, आपकी ईमेल, आपका नंबर, आपकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है आपके लिए, वो उन लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ना। तो एक तो इस बात का अपना ध्यान रखो। दूसरा, बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस, इवन यार हमारे जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो तक गलत न्यूज़ दिखा दे रहे हैं अपनी टीआरपी के चक्कर में। इसीलिए जब तक आप टीआईबी जैसी किसी साइट पर, जो गवर्नमेंट जिसको रेगुलेट कर रही है, वहां पर, या फिर इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स की ऑफिशियल साइट पर आप कोई पोस्ट ना देख लो, कोई उनकी तरफ से एडवाइजरी ना देख लो, या कोई उनका मैसेज ना देख लो, तब तक ऑफिशियल साइट पर, क्योंकि वो जो एडवाइजरी है वो ऐसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये कहा गया है, ये भी फेक चल रहा है ना, उनकी ऑफिशियल साइट पर ना देख लो तब तक विश्वास नहीं करना। ठीक है, ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। मतलब, और हाँ, बिना वेरीफाई करे फैक्ट को उसे शेयर तो बिल्कुल मत करो। कि आप ऐसी कि आपने फैक्ट वेरीफाई नहीं किया, या फिर आप किसी रिलायबल रिलायबल रिसोर्सेज से नहीं देख रहे हो और आप उसको बस शेयर करे जा रहे हो कि अरे पाकिस्तान ने हमारा ये मार गिराया, वो मार गिराया, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। जो हो रहा है, जो ऑफिशियल डेटा आ रहा है, उसी उसी पर काम करो। और दूसरा, अगर आपके शहर में कोई भी आर्मी की मूवमेंट हो रही है, तो प्लीज उसे वीडियो रिकॉर्ड कर करके इधर उधर मत फैलाओ भाई। जो कुछ चीजें कॉन्फिडेंशियल ही होती है तो वो कॉन्फिडेंशियल ही रहनी चाहिए, है ना। उनको कि अरे यहाँ ये अटैक हो गया, ये मिसाइल आ गई है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसी वीडियोस बनाकर ना फैलाओ। कि अगर आपके यहाँ से आर्मी आर्टिलरीज का मूवमेंट हो रहा है, वेपन वेपन इधर उधर जा रहे हैं, बहुत सारे ट्रक्स एक साथ जा रहे हैं आर्मी के, तो उनकी वीडियोस बना के मत सर्कुलेट करो। ठीक है, ठीक है ना। ये हम जाकर बॉर्डर पे नहीं लड़ सकते, हम छोटे छोटे काम तो कर सकते हैं ना। तो ये छोटे छोटे काम हमें करने हैं, जिससे कि हम ये काम करके भी हम अपने देश के साथ खड़े हैं, हम अपने देश की मदद कर रहे हैं। याद रखना इस बात को। इसके अलावा आते हैं अपनी क्लास पर। ये बहुत ही आज के टाइम पे, मतलब मुझे ऐसा हो रहा है कि कुछ और करने का ऐसा मन नहीं हो रहा है कि भाई ये क्या चल रहा है। मैं पूरा टाइम बस इन इस चीजों को लेके बैठी हूँ, एनालाइज कर रही हूँ। खैर, क्लास तो लेनी ही है। आज हमारे आरंभ बैच की क्लास है। ये लास्ट सैटरडे नहीं हो पाई थी, लास्ट फ्राइडे, सॉरी नहीं, फ्राइडे नहीं, वेडनेसडे नहीं हो पाई थी, क्योंकि मेरी उस दिन तबीयत बहुत खराब थी। मैंने आपको वीडियो डाल के अपडेट कर दिया था। हमें पढ़ना था इंपॉर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा एक और जानकारी, वैसे जानकारी आज बहुत ज्यादा होगी स्टार्टिंग में, लेकिन यूजफुल है भाई, काम की बातें हैं सारी। एक और बात क्या है कि जो हमारा प्रहार बैच है, उसकी डेमो क्लास लाइव हो चुकी है ना। आपको हमारे एग्जाम जर्नी एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। जिन बच्चों को लेना है वो फटाफट से जाकर स्टैटिक जीके पे प्रहार कर दो बैच को लेके, है ना। आप देख लेना उसमें हम कैसे सारी चीजों को कवर कर रहे हैं। इसके बाद मतलब अब बहुत ही जल्द उसके मैं एडमिशन बंद करने वाली हूँ। है, अब ऐसे थोड़ी ना कि बीच बीच में बच्चे आते रहेंगे, वो हमको भी डिस्टर्ब करेंगे, वो बच्चों को भी डिस्टर्ब करेंगे। तो अभी बहुत ही जल्द मैं उसके एडमिशन बंद करने वाली हूँ। आप डेमो क्लास देख के अगर लेना है तो ले लेना। अब बात करूँ मैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो ये वो क्वेश्चन है जहाँ जो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होते हैं, है ना, और जो बहुत ही कंफ्यूज करते हैं, जो बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। कभी पूछ लेता है कि भाई इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं। मतलब कोई छोटे एग्जाम से लेके बड़े एग्जाम तक सब में ये क्वेश्चन आता है।
है ना? बड़े एग्ज़ाम में कैसे करेगा कि भाई 4-5 ऑर्गनाइज़ेशन देगा, इधर उनके हेडक्वार्टर दे देगा, बोल देगा कि ए बी के साथ जा रहा है, बी सी के साथ, ऐसे ऑप्शंस बना के दे देगा। छोटे एग्ज़ाम में क्या करेगा, जो छोटे वाले एग्ज़ाम हैं उनमें डायरेक्ट पूछ लेगा कि भाई डब्ल्यूएचओ के हेडक्वार्टर्स कहाँ है? यूएन के हेडक्वार्टर्स कहाँ है? कितनी मेंबर कंट्रीज़ है? लेटेस्ट कौन मेंबर बना? क्या ये 4 ऑप्शन दिए इनमें से ये यूएन के मेंबर है या नहीं है? है ना? ये सार्क के मेंबर है या नहीं है? है क्या ये? आसियान क्या है? सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इस क्लास में, आप टेंशन मत लो, बस अपनी कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ। अच्छा, पहले बता दूँ, आप बीच-बीच में बार-बार कमेंट करते रहोगे कि पीडीएफ कहाँ मिलेगी, पीडीएफ कहाँ मिलेगी? पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे एग्ज़ाम जर्नी के एप्लीकेशन पर। किस पर? हमारे एग्ज़ाम जर्नी के एप्लीकेशन पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। क्लास का लिंक और पीडीएफ दोनों मिल जाती है आपको वहाँ पर आरंभ बैच वाले सेक्शन में। चलो शुरू करें? ठीक है। सबसे पहले हम एक ऑर्गेनाइज़ेशन जिसके बारे में देख लें, जो कि ऑलमोस्ट सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका नाम क्या है? यूएन, यूनाइटेड नेशंस। क्या है? यूएन, अरे रे, यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशंस। अब हमारी जो ये ऑर्गेनाइजेशन है यूएन, वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 से 44-45 तक। उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद की एक बार फिर से वर्ल्ड वॉर 1 हम देख चुके हैं, वर्ल्ड वॉर 2 हम देख चुके हैं और पता नहीं 3 क्या ही हालत मचाएगा, क्योंकि चारों तरफ ऐसी चीजें चल रही हैं, इतनी टेंशन चल रही है, इधर इजराइल हमास सीरिया वीरिया इधर तो चलता ही रहता है ना? और फिर यूक्रेन और रशिया में चल रही है, भारत और पाकिस्तान के बीच में इतनी टेंशन बढ़ती जा रही है। तो तब 1945 में 44 में हुआ क्या था? ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया था कि भाई आगे ऐसी कोई वॉर ना हो, इंटरनेशनली शांति बनी रहे, इसके लिए हम लोग एक संस्था बनाते हैं जिसको नाम दिया यूनाइटेड नेशंस। ठीक है। अब ये जो यूनाइटेड नेशंस है ये बनी कब? 1945 में। कब बनी? 1945 में। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है? न्यूयॉर्क यूएसए में। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क यूएसए में। इसमें टोटल कंट्री है 193, और जो 193rd कंट्री है, यानी कि जो लेटेस्ट कंट्री है 190, थोड़ा पेन, जो 193rd कंट्री है वो है साउथ सुडान। पूछता है ये क्वेश्चन, साउथ सुडान जो कि 2011 में यूनाइटेड नेशंस का मेंबर बना था। यहां तक चीजें क्लियर? बात करें कि जो यूनाइटेड नेशंस है इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, तो यूनाइटेड नेशंस की ऑफिशियल लैंग्वेज है भाई इंग्लिश, फ्रेंच। इंग्लिश, फ्रेंच जो है ये इसकी वर्किंग लैंग्वेज है। इसके अलावा इसकी टोटल 6 लैंग्वेज है जिन पर जो यूनाइटेड नेशंस है ये काम करता है। ये 6 लैंग्वेजेस कौन कौन सी है? ये 6 लैंग्वेजेस है इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, उसके अलावा चाइनीज, अरेबिक और स्पेनिश। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? आपको लैंग्वेज दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, बोल देगा इनमें से कौन सी वो लैंग्वेज है जिसमें जो यूनाइटेड नेशन की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। सेक्रेटरी जनरल फिलहाल कौन है इनके? ये है एंटोनियो गुटेरस। बहुत बार पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है कि भाई ये है कहाँ से, तो कहाँ से है ये है भाई पोर्तुगल से। फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल कौन थे? यूएन के फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल थे, ये थे ट्रिगेव लाई, जो कि कहाँ से थे? नॉर्वे से। कहाँ से थे? नॉर्वे से। आप लोगों की बहुत ज्यादा डिमांड थी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन करवाने की, थी ना? हाँ, तो फटाफट से आपके हाथ चलते रहने चाहिए, लिखते रहो, सारी चीजों को लिखते हुए चलो। यहां तक चीजें क्लियर है ना? जो यूनाइटेड नेशन है 19 वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद कि फिर से ऐसा कोई युद्ध ना हो जाए, तो एक संस्था बनाई गई जिसमें 193 देश है। अभी 193वां देश है साउथ सुडान। हिंदी में सारी चीजें लिखी हुई है वैसे, है ना? साउथ सुडान, इसके हेडक्वार्टर स्थापना हुई 1945 में, हेडक्वार्टर्स है न्यूयॉर्क यूएसए में। इसकी जो वर्किंग लैंग्वेज है जिसमें काम होता है वो 2 है, इंग्लिश और फ्रेंच। इसके अलावा इसकी 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, वो ये रही। फर्स्ट इसके सेक्रेटरी जनरल थे टाइगेव लाई, जो कि नॉर्वे के थे, और अभी करंटली है एंटोनियो गुटेरस, और ये कहाँ के है? पोर्तुगल के। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी वाली बातें कुछ है तो मुझे बताओ। ठीक है। अब जो यूनाइटेड नेशंस है इसके इसके 6 ऑर्गन्स भी हैं। कौन कौन से? एक तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। अच्छा, हम कोई भी दिन सेलिब्रेट करते हैं तो मैं आपको बताती हूँ ना कि करंट अफेयर्स वाली क्लास में कि भाई यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको ब्ला ब्ला ईयर में अप्रूव कर दिया था।
कि भाई हम ये दिन सेलिब्रेट करेंगे। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है इसको हम वर्ल्ड की स्मॉल पार्लियामेंट, वर्ल्ड स्मॉल पार्लियामेंट मतलब वर्ल्ड की एक संसद के रूप में भी देख सकते हैं। जो भी चीजें होनी है, जो भी डेवलपमेंट्स होने हैं, जो भी इश्यूज चल रहे हैं, सबको यहीं पर रेज किया जाता है। कहाँ पर? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। क्लियर? उसके बाद यूएनएससी, इसके बारे में आपने खूब सुना होगा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जो सिक्योरिटी काउंसिल नाम से आप समझ पा रहे होंगे, इसमें 10 देश होते हैं। अगर आपने यूएनएससी नहीं सुन, सॉरी 15, अगर आपने यूएनएससी नहीं भी सुना तो आपने ये जरूर सुना होगा जो मैं आपको अब बता रही हूँ। यूएनएससी में 15 कंट्रीज होती है, जिनमें से 5 तो इसके परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 जो मेंबर होते हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। 5 जो परमानेंट मेंबर है वो कौन कौन से हैं? 5 इसके परमानेंट मेंबर है, 5 इसके परमानेंट मेंबर है यूएसए, यूके, दिख तो रहा है, ज्यादा डार्क तो नहीं हो रहा, नहीं ठीक है, रशिया, चाइना और फ्रांस। अब ये जो 5 मेंबर है इनके पास होती है वीटो करने की पावर। यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली या यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अगर कोई भी रेजोल्यूशन आया, इनको पास नहीं करना है तो ये क्या कर सकते हैं? वीटो कर सकते हैं। भले ही सब लोग कह रहे हो, सारे मेंबर मिलके कह रहे हो कि 14 कंट्री एक तरफ और ये 5 परमानेंट मेंबर एक तरफ हो जाए, फिर भी क्या होगा? बाकी सारी कंट्रीज एक तरफ, एक मेंबर एक तरफ, तो फिर भी क्या होगा? वो रेजोल्यूशन पास नहीं होगा, क्योंकि ये क्या कर सकते हैं? इनके पास वीटो पावर है। ठीक है। अब यहाँ पर ये बात भी, दो फैक्ट आप यहाँ पर याद रखना कि जो फर्स्ट टाइम वीटो की थी, जो फर्स्ट टाइम वीटो की थी वो की थी अमेरिका ने। और मैक्सिमम टाइम, सबसे ज्यादा बार वीटो की है सोवियत यूनियन ने। अब ये सोवियत यूनियन क्या है पता है आप लोगों को? सोवियत यूनियन क्या हुआ करता था पहले? यूएसए, सॉरी, रशिया और 14 कंट्रीज जो सेंट्रल एशिया की है वो मिलकर एक कंट्री हुआ करती थी, यूएसएसआर, यानी कि सोवियत यूनियन इसको कहा जाता है। सबसे ज्यादा बार वीटो इसी ने किया। 1991 में ये 15 कंट्रीज में ये टूट गया, जिनमें सबसे बड़ा देश उभर के आया रशिया। ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन सी चीजें हैं? इसके अलावा एक होता है इसकी जो एक काउंसिल है वो है ट्रस्टशिप काउंसिल। बेसिकली ये दो तीन इंपॉर्टेंट है, मैं बताती हूँ। एक सेक्रेटरीट होता है, एक इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल होता है, समझ गए होंगे आप नाम से, इकोनॉमिक और सोशल जो मुद्दे होते हैं उनको डील करता है। एक और इम्पोर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है आईसीजे, यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। जो ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होता है, अब नाम से आपको क्या समझ में आ रहा है? बिल्कुल सही समझ में आ रहा है। जो इंटरनेशनल इश्यूज होते हैं, जो दो देश आपस में लड़ रहे हैं, उनकी कोई ट्रीटी है, दोनों ने म्यूचुअली साइन करी थी, एक नहीं मान रहा, तो ऐसी सिचुएशन में कहाँ जाते हैं? आईसीजे में, है ना। जब हमने कहा था कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को, अभी जब हमने वाटर स्ट्राइक करी, हमने कहा था कि भाई हम इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करते हैं। तो फिर क्या कहा था, है ना, बहुत सारी ऐसी चीजें आई थी कि अरे पाकिस्तान तो आईसीजे में चला जाएगा। तुमने कहा ठीक है चले जाओ, हमने सस्पेंड किया है, बंद नहीं किया। तो यानी कि जो इंटरनेशनल ऐसे इशू होते हैं उनको कौन देखता है? आईसीजे, यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है? द हेग, द हेग, नीदरलैंड्स में, नीदरलैंड्स में। और भारत से फर्स्ट फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट इसके बनने वाले कौन है? इंडियन प्रेसिडेंट। यानी कि भारत से इसके पहले अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति कौन है? डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर नागेंद्र सिंह। ठीक है। ये इस पेन से जो भी लिखा है ये सब आईसीजे के बारे में लिखा है, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, मैं इसे बॉक्स बना देती हूँ। डॉक्टर नागेंद्र सिंह आपसे पूछ सकता है कि भारत से इसके पहले अध्यक्ष कौन बने, तो ये बने डॉक्टर नागेंद्र सिंह। इतनी चीजें क्लियर है। राइटिंग आई नो थोड़ा सा दिक्कत आपको हो सकती है, बट मैनेज कर लेना, मैनेज करना ही पड़ेगा। क्लियर? हाँ, अभी मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं हुई है भाई बोर्ड पे। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। चलो, हिंदी में लिखने की तो जरूरत नहीं है क्योंकि नाम ही है सारे। ठीक है, हमने यूएन को कवर कर लिया। यूएन के हमने सारे ऑर्गन देख लिए। यूएन के हमने यूएन क्या है, क्यों स्टैब्लिश हुआ देख लिया। ये ऑर्गन्स जो है, इसके 6 जो ऑर्गन है, इनके बारे में हमने सारी चीजें पढ़ ली। अच्छा,
मैंने ये तो आपको बताया नहीं कि 5 तो परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, इनको कैसे चुना जाता है? तो इनको जो 2/3 मेजोरिटी ऑफ यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इलेक्शन होते हैं, और 2/3 मेजोरिटी जिसको कहती है कि भाई ये मेंबर बनेगा, वो 10 कंट्रीज मेंबर बन जाती है, और इनका टेन्योर होता है 2 साल के लिए। इनका कार्यकाल इनका कार्यकाल होता है 2 साल के लिए। 2 साल के बाद फिर दूसरा कोई मेंबर इसमें नॉन परमानेंट मेंबर बन के आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जिनके हम हेडक्वार्टर्स, ईयर कब स्टैब्लिश हुए, ये सारी चीजों को फटाफट से देखेंगे। ठीक है? ओके। इनमें सबसे पहला नाम आता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का। और इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाते हैं हम? ये आज आपका क्वेश्चन फॉर यू। अभी कल परसों, अभी इसी मंथ की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, थोड़े दिन पहले पढ़ाया था ना। ये आपको मुझे बताना है कि हम इंटरनेशनल लेबर डे, और ये कमेंट्स में बताना है, अभी नहीं बताना, वरना आपने एक ने आंसर दिया सब बच्चे वही आंसर करने लगेंगे। इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया जाता है? लेबर डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, भाई हिंदी में भी वो ज्यादातर जो नाम है वो सेम से ही रहेंगे, मैं आपको बोल बोल के बता दूंगी, है ना। ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है हिंदी इंग्लिश वाली। नेम जो नाम है वो लगभग सेम ही रहेंगे। इंटरनेशनल का अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगा, लेबर लेबर तो हमको पता ही है श्रमिक, और ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी संस्था, है ना, सब में ऐसे ही होगा। बात करें, इसकी स्थापना हुई थी 1919 में, और इसके हेडक्वार्टर्स है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। वर्ल्ड बैंक की अगर मैं बात करूं तो इसकी स्थापना हुई थी 1944 में, और इसके हेडक्वार्टर्स है वॉशिंगटन डीसी। अच्छा, मैंने ब्रेटन वुड्स शायद उधर बोल दिया स्टार्टिंग में, यूएन के लिए ऐसा कुछ किया क्या मैंने? जो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की स्थापना हुई थी 1944 में। ठीक है? और वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को ट्विन सिस्टर भी कहते हैं, ट्विन सिस्टर्स। हेडक्वार्टर्स कहाँ है इसके? वर्ल्ड बैंक के वॉशिंगटन डीसी में। अब वर्ल्ड बैंक क्या है समझ गए होंगे, बैंक है तो आर्थिक वार्थिक चीजों को देखता है ये। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, इसीलिए हम 7 अप्रैल को क्या सेलिब्रेट करते हैं? फटाफट बता दो मुझे, क्या सेलिब्रेट करते हैं? हम्म? क्या? बिल्कुल सही, हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे, यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स भी है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दोनों के हेडक्वार्टर्स कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। बात करें फिर वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डब्ल्यूटीओ के बारे में, इसको देखो हम डब्ल्यूएचओ के नाम से जानते हैं, इसको डब्ल्यूटीओ जनरली आप लिखा हुआ देखोगे, इसको आईएलओ, है ना, ऐसे आप जनरली लिखा हुआ देखते होंगे। तो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1925 में हुई थी, और इसके हेडक्वार्टर्स मैड्रिड स्पेन में है। इसके अलावा अगला प्रश्न है, अगला ऑर्गेनाइजेशन है हमारा एफएओ। एफएओ यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 16 अप्रैल 1945 को हुई थी, और इसके हेडक्वार्टर्स है रोम, इटली में। फिर बात करें डब्ल्यूएमओ यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मौसम विज्ञान मौसम विभाग है, मौसम से संबंधित ये जानकारी देता है कि कहाँ कैसा मौसम है, कहाँ बाढ़ आने वाली है, कहाँ सूखा पड़ जाएगा, कहाँ क्या बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, कहाँ बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1951 में, और इसके हेडक्वार्टर्स भी जेनेवा में ही है। देन बात आई डब्ल्यू आई पी ओ, इसके यहाँ लिख देते हैं WIPO, यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1967 में हुई, और इसके हेडक्वार्टर्स भी जेनेवा में ही है। इस पेज पर हमने 4 ऐसी ऑर्गेनाइजेशन देखी जिनके हेडक्वार्टर्स जेनेवा में है। कौन कौन सी? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। कौन कौन सी? आईएलओ, आईएलओ के बाद हमने देखा डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूएचओ के बाद हमने देखा डब्ल्यूएमओ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इनके चारों के हेडक्वार्टर्स कहाँ है? जेनेवा में। फिर बात आती है यूनेस्को। यूनेस्को की स्थापना भी कब हुई थी? 1945 में, और इसके हेडक्वार्टर्स भी कहाँ है? इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है? पेरिस, पेरिस फ्रांस में। कहाँ है? पेरिस फ्रांस में। लिखते भी रहना, बोलते भी रहना, ठीक है। अब ये क्या होती है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, इसके बारे में वैसे अलग से भी लिखा होगा, जो एजुकेशन
साइंस और कल्चर के लिए विश्व में काम करती है। आपने देखा भी होगा, हम कई बार पढ़ते हैं कि भारत में यूनेस्को साइट ये है, इंटेलेक्चुअल साइट ये कर दिया, भारत ने कंजर्वेशन कल्चर के कंजर्वेशन के लिए ये काम किया है, ये टेंजिबल साइट बना दी, इंटेंजिबल साइट बना दी, वर्ल्ड मेमोरी ऑफ लिस्ट निकाल दी जिसमें अभी हमारी भागवत गीता को और नाट्य शास्त्र को ऐड किया गया है ना। तो ये कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए काम करता रहता है, हमारी जो एजुकेशन और साइंटिफिक चीजों के लिए काम करती है ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम क्या है, यूनेस्को। 1945 में स्थापना, पेरिस फ्रांस में हेडक्वार्टर्स। अगला आपसे पूछ रहा है यूनिसेफ यानी कि यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। अच्छा, मैं इनके नाम लिखूं भी क्या, फुल फॉर्म लिख ही देती हूँ, आपको बाद में दिक्कत ना हो। जैसे यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक, नीचे लिख देती हूँ, एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऐसे ही जो यूनिसेफ है, यूनिसेफ क्या होता है, यूएन मतलब यूनाइटेड नेशंस, पूरा ही लिखो, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ। आप हिंदी में भी इसको यूनिसेफ ही लिखा हुआ देखोगे। ये क्या होती है, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो बच्चों के वेलफेयर के लिए काम करती है पूरे विश्व में। इसकी स्थापना 1946 में हुई, हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क यूएसए में है। देन आता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसकी स्थापना 1957 में हुई और इसके हेडक्वार्टर्स वियना ऑस्ट्रेलिया में है। फिर आता है आईएमओ, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री संस्था, इसकी स्थापना हुई 1948 में, हेडक्वार्टर्स है लंदन में। फिर आता है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, 1874 में इसकी स्थापना हुई और बर्न स्विट्जरलैंड में इसके हेडक्वार्टर्स है। फिर हमारा आता है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो उड़ानों से संबंधित ऑर्गेनाइजेशन है, अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना हुई 1944 में और मॉन्ट्रियल कनाडा में इसके हेडक्वार्टर्स है। अच्छा, कनाडा के नए पीएम भी बने हैं, कौन बने हैं मुझे कमेंट्स में नाम बता दो। कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी क्या थी, 1976 में इसकी स्थापना हुई थी, ये ट्रीटी लॉन्च हुई थी वियना ऑस्ट्रेलिया में इसके हेडक्वार्टर्स है। यानी कि अब कोई भी कंट्री जो है वो न्यूक्लियर वेपन डेवलप नहीं करेगी, उस पर साइन करने हैं, ये एक ट्रीटी है, एक चार्टर है जिस पे साइन करने हैं। इस पे साइन करने के बाद कोई भी जो देश है वो न्यूक्लियर वेपन नहीं बना सकता। ऐसे कुछ ही देश थे जिन्होंने इस पे सिग्नेचर नहीं करे थे, उनमें से भारत भी एक था। यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, जो शरणार्थी होते हैं उनके लिए हाई कमिश्नर्स की ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश हुई थी 1951 में और इसके हेडक्वार्टर्स भी वहीं पर है जहां आईएलओ के है, डब्ल्यूएचओ के है, डब्ल्यूआईपीओ के है, डब्ल्यूएमओ के है, कहां पर, जेनेवा में। बिल्कुल सही। अच्छा, अब जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, वैसे डब्ल्यूटीओ हमने देख लिया है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1945 में और जेनेवा में इसके हेडक्वार्टर्स है। ठीक है, इसका 164th कंट्री मेंबर कंट्री कौन सा था, अफगानिस्तान, जो कि 2016 में इसका मेंबर बना। 165वां कंट्री था इसका कोमरोस और 166वां कंट्री इसका है टिमोर लेस्टे। करंट अफेयर्स की क्लास में हमने इस क्वेश्चन को पढ़ा है। ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगला आपसे पूछ रहा है कि नाटो 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 एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब हुआ क्या था, जब वर्ल्ड वॉर टू हुई थी उसके बाद यूएसए ने न्यूक्लियर अटैक कर दिया था जापान के ऊपर। तो न्यूक्लियर जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड था वो उसके बाद खत्म हो गया था, बंद हो गया था। उससे पहले हुआ क्या करता था कि यूएसए और रशिया के जो रिश्ते हुआ करते थे वो बहुत अच्छे थे। ना तो यूएसए और रशिया बॉर्डर को शेयर करते हैं, ना उनकी कोई ऐसी आपस में लड़ाई थी। तो हुआ क्या कि
दोनों की अच्छी मित्रता थी, लेकिन यूएसए ने चुप-चुप से न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया और रशिया को पता भी नहीं चला। इस बात से इनके बीच में कोल्ड वॉर शुरू हो गई, यानी कि कभी यूएसए और रशिया यानी कि यूएसएसआर उस टाइम का डायरेक्ट नहीं लड़े। इनकी हमें वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद से इनडायरेक्ट लड़ाई शुरू हो गई। अब अब क्या हुआ कि यूएसएसआर बहुत ही पावरफुल बनता जा रहा था। तो जो आस-पास की कंट्रीज़ थी, उनको डर था कि कहीं भाई ये हमें हथिया ना ले, है ना? तो उन्होंने क्या किया, एक यूएसए के साथ मिलकर एक संस्था बना ली जिसका नाम था नाटो। अभी इस नाटो में 32 कंट्रीज़ हैं। ये जो ऑर्गनाइज़ेशन है, ये कैसी ऑर्गनाइज़ेशन एक सेकंड। ये जो ऑर्गनाइजेशन है, ये कैसी ऑर्गनाइजेशन है कि भाई नाटो की इन 32 कंट्रीज में से अगर किसी भी कंट्री पे कोई अटैक कर देगा तो ये 32 की 32 कंट्री साथ आएंगी और लड़ेंगे। इसी डर से कोई भी कंट्री जो है वो नाटो की कंट्रीज को नहीं छेड़ता, उनके साथ डिस्प्यूट नहीं रखता कि भाई यूएसए इंक्लूडेड, है ना? यूएसए भी इसका मेंबर है कि ये सब साथ आएंगे और धो देंगे उस देश को। यूक्रेन जो रशिया वॉर हो रही है उसका एक मेजर रीजन ये भी था कि यूक्रेन चाहता था नाटो को ज्वाइन करना, और रशिया कह रहा था कि भाई हम तुम्हें कुछ नहीं कह रहे, क्यों फालतू में नाटो ज्वाइन करना, है ना? क्यों तुम नाटो को ज्वाइन करना चाह रहे हो? अब यूक्रेन अपनी तरफ से डर रहा था कि कहीं ये हम पे अटैक करके जैसे क्रीमिया ले लिया, हमसे हमारा और कुछ ना ले ले और हिस्से ना ले ले। ठीक है, तो वहां से उन दोनों के बीच में वॉर भी शुरू हो गई थी। एक रीजन उसका ये भी है। खैर, इसमें 32 कंट्रीज हैं, ठीक है, जो कि यूरोप और नॉर्थ अमेरिका की ये कंट्री है और इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। इसके अलावा इंटरपोल, इंटरपोल क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे पुलिस होती है ना? ऐसे ही हमने एक भारत पोल भी लॉन्च किया था, ये भी मैंने आपको करंट अफेयर्स की क्लास में पढ़ाया था। इंटरपोल की हेल्प करने के लिए भारत ने भी भारत पोल, हमारे होम मिनिस्टर ने इसको लॉन्च किया था भारत पोल को, है ना? अब जो इंटरपोल होता है, ये इंटरनेशनल लेवल पे पुलिस होती है। कोई भी इंटरनेशनल क्रिमिनल होता है, वो कैसे पकड़े जाएँगे, है ना? वो दूसरे देश में चला गया। अब ऐसा तो नहीं है कि हमारे देश की पुलिस का ज्यूरिसडिक्शन दूसरे देश में भी हो, तो उसको कैसे पकड़ेंगे हम? कैसे पकड़ेंगे? हाँ, तो वो पकड़ेंगे हम इंटरपोल की हेल्प से, जिसकी स्थापना 1923 में हुई थी। इसमें 196 मेंबर्स हैं और इसके हेडक्वार्टर्स है लियोन, फ्रांस में। इंडिया भी इसका सदस्य है, भारत भी इसका मेंबर है। उसके बाद बात आती है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, यानी कि सार्क कंट्रीज की। सार्क कंट्रीज आप समझ गए होंगे, जो साउथ एशिया की कंट्रीज है उनका एक ग्रुप है, उनका एक रीजनल ग्रुप है ना? क्या है ये? एक रीजनल ग्रुप है, उनका एक क्षेत्रीय संगठन है। अब जो सार्क है ये इस्टेब्लिश हुआ था 1985 में। कब? 1985 में, जो साउथ एशिया की कंट्रीज है कि भाई हम एक साथ आएंगे, हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे, एक दूसरे का इकोनॉमिक, आर्थिक आर्थिक विकास में एक दूसरे की मदद करेंगे। इसमें जो सार्क में कंट्रीज है ये 8 मेंबर कंट्रीज हैं। अब साउथ एशिया को, एशिया का साउथ में आ जाओ आप और वहां पे इमेजिन करना शुरू कर दो, वही सारी कंट्रीज है, जैसे कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। इस संस्था में इंडिया और पाकिस्तान दोनों आते हैं, है ना? दोनों मेंबर है सार्क के। वैसे ये ज्यादा सक्सेसफुल ग्रुप तो नहीं है, बट स्टिल एक ग्रुप है हमारी साउथ एशियन नेशंस का। अब एक और इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन आ गई, ब्रिक्स। और ब्रिक्स के बारे में भाई मैंने आपको क्लास में भी, करंट अफेयर्स की क्लास में भी कितनी बार पढ़ाया है, और मुझे विश्वास है जो बच्चे कुछ महीनों से क्लास ले रहे हैं वो ब्रिक्स के बारे में सारी चीजें अभी मुझे बता देंगे मेरे बताने से पहले। ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स की ऑफिशियली स्थापना हुई 2009 में। बिल्कुल सही, बताना शुरू करो आप, लिखते रहो कमेंट्स में भी। 2009 में इसकी स्थापना हुई थी, तब ये ब्रिक्स नहीं ब्रिक हुआ करता था। 4 कंट्रीज थी, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। इन चारों कंट्रीज ने मिलकर इसकी स्थापना की और इन्हीं के नाम से इसका नाम ब्रिक पड़ गया, है ना? इनिशियल लेटर से, बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया और सी फॉर चाइना। अब क्या हुआ, जो ये स्थापना हुई थी ये हुई थी रशिया में। इसकी फर्स्ट मीटिंग भी 2009 में ही हुई थी। कहाँ पर? रशिया में। रशिया के येकतेरिनबर्ग में, रशिया के येकतेरिनबर्ग में पहली मीटिंग हुई थी ब्रिक्स की। अब क्या हुआ, सही चल रहा था। अगले साल 2010 में साउथ अफ्रीका को लगा कि भाई ये तो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन बन गई, इसका मेंबर तो मैं भी होना चाहिए, मुझे भी होना चाहिए। तो फिर ब्रिक्स में एस और ऐड हो गया है, एस फॉर साउथ अफ्रीका। अब ब्रिक बन गया ब्रिक्स।
उसके बाद सब चीजें अच्छे से चल रही थी। 2024 में 2024 में 4 कंट्रीज को और लगा कि हमें भी इसका मेंबर बनना चाहिए, और वो 4 कंट्रीज कौन-कौन सी थी? इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान और यूएई। ठीक है? ये इस कलर से जो मैंने किया है, ये इस साल में, है ना? क्यों बार-बार लिखना? फिर 2025 में इस साल लगा इंडोनेशिया को कि भाई मुझे भी ब्रिक्स का मेंबर होना चाहिए, तो 2025 में ब्रिक्स का मेंबर बन गया इंडोनेशिया, और अब टोटल मिलाकर ब्रिक्स में हो गई है 10 कंट्रीज। 4 कंट्रीज ने शुरू किया था, अब 10 कंट्रीज हो गई हैं ब्रिक्स में। ब्रिक्स प्लस भी है वैसे उसमें, पर वो परमानेंट मेंबर्स नहीं है। क्लियर? चलो, और अब ब्रिक्स, अब नाम नहीं बढ़ता जा रहा, इनिशियल लेटर नहीं बढ़ते जा रहे जितनी कंट्री बढ़ रही है, अब ब्रिक्स बन गया है ब्रिक्स प्लस। फिर बात करूं मैं यूरोपियन यूनियन की, जिसकी स्थापना हुई थी 1958 में। यूरोप की 38 कंट्रीज ने मिलकर ये ग्रुप बनाया था। इन्होंने कहा था यूरोप में छोटी छोटी सी कंट्रीज है ना, छोटी छोटी सी कंट्रीज है, जितना हमारा एक स्टेट, उससे भी छोटा सा स्टेट, उसमें भी कई कंट्रीज बन जाएगी, जो हमारे यूपी में से कई कंट्री बन जाएगी यूरोप की। तो इन्होंने क्या किया कि भाई ऐसे अलग-अलग हम कैसे सारी चीज़ें मैनेज करेंगे, एक काम करते हैं कि सारी कंट्रीज़ एक साथ आ जाते हैं और एक ग्रुप बना लेते हैं। तो 1958 में इन्होंने एक ग्रुप बना लिया, जिसके हेडक्वार्टर थे ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। अब इसमें 28 कंट्री एक साथ आई, उनमें से 19 कंट्रीज़ वो थी जिन्होंने जिन्होंने 19 कंट्रीज़ वो थी जिन्होंने एक करेंसी, इन्होंने अपनी एक ही करेंसी बना ली कि अब एक सारी कंट्री का एक ग्रुप हो गया। अब ऐसा तो नहीं है कि हम हर हर 15-20 किलोमीटर के बाद अगर हम दूसरे देश में जा रहे हैं, तो 15-20 तो थोड़ा कम हो गया। अगर हम हर थोड़ी दूरी के बाद एक इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, तो फिर करेंसी चेंज करवाएँ। तो इन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, करेंसी भी एक ही बना लेते हैं, और वो करेंसी बन गई यूरो। 2002 में इन्होंने ये करेंसी बनाई थी, यूरो। अब जो 19 कंट्रीज़ इस करेंसी को यूज़ करती है, उन कंट्रीज़ को कहा जाता है यूरोज़ोन। अब आप ना कभी-कभी न्यूज़ सुनते होंगे तो बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि ये यूरोज़ोन क्या है? यूरोपियन यूनियन तो हमें समझ में आया। तो यूरोज़ोन वो होता है जो यूरोपियन कंट्रीज़ यूरो एज़ अ करेंसी एक्सेप्ट करती हैं। आप बोल रहे होंगे, आई नो आपके दिमाग में आ गया होगा कि आपने 28 लिखा है, लेकिन यहाँ तो 27 है। जी हाँ, पहले 28 हुआ करती थी, लेकिन ब्रिटेन ने 2020 में ब्रेक्जिट कर लिया। ब्रिटेन ने ब्रेक्जिट कर लिया, यानी कि ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से बाहर आ गया, तो अब कंट्रीज बची 27। ठीक है? पूछ लेगा कि कौन सा वो कंट्री है जिसने यूरोपियन यूनियन को छोड़ दिया। इसके बाद आता है G7। G7 पहले G8 हुआ करता था। G7 अभी पहले 8 कंट्रीज का ग्रुप हुआ हुआ करता था, जो 1975 में इस्टेब्लिश किया गया फ्रांस के द्वारा। अब ये 7 कंट्रीज जो अभी फिलहाल हैं, ये कौन-कौन सी है? कनाडा, यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, जापान और इटली। इन्होंने इन्होंने क्या किया, एक ग्रुप बनाया जिसको नाम दिया G8। उस टाइम पर रशिया भी इसका पार्ट हुआ करता था। कि भाई सारी हम पावरफुल कंट्रीज हैं, एक साथ आएंगे, बैठेंगे, आगे ग्लोबल मतलब पूरे विश्व में क्या होना है, कैसे मुद्दों को डील करना है, सारी चीजों को एक स्टेज पे बैठ के डिस्कस किया करेंगे। अब ये जब ग्रुप बना G8, इसमें 8 मेंबर थे, लेकिन 2014 में क्या हुआ, 2014 में रशिया ने क्रीमिया को कब्जा लिया। जैसे ही रशिया ने क्रीमिया को कब्जा लिया, तो इन सारी कंट्रीज ने मिलकर रशिया को बाहर फेंक दिया। बाहर फेंक दिया इन द सेंस कि बाहर कर दिया। और ये जो G8 कंट्रीज थी, ये जो ग्रुप ऑफ 8 था, ये बन गया ग्रुप ऑफ 7, यानी कि G7। अब G20 आपको याद आया होगा, है ना? G20 की समिट भारत ने होस्ट की थी, काफ़ी सारी चीज़ें चली थी तब, हर जगह G20 ही हो रहा था, है ना? तो G20 होता है ग्रुप ऑफ 20, लेकिन अभी इसमें 21 मेंबर्स हैं। भाई अभी तक भी, पिछले साल तक भी ये क्वेश्चन पूछा गया कि G20 में कितनी कंट्रीज हैं? G20 में तब मेंबर 20 थे, लेकिन कंट्रीज थी 19। अभी हम पढ़ के आए कि यूरोपियन यूनियन तो ग्रुप है 27 कंट्रीज का। इसमें 29 कंट्रीज प्लस एक यूनियन, जो क्या था, यूरोपियन यूनियन था। अभी जब भारत ने G20 को होस्ट किया, तो हमने इसमें अफ्रीकन यूनियन को भी ऐड कर लिया गया। तो अब बात की जाए तो इसमें 19 कंट्रीज प्लस 2 यूनियन है, एक यूरोपियन यूनियन और दूसरा अफ्रीकन यूनियन। क्लियर? हाँ, बस अब थोड़ी सी बची है हमारी क्लास
अभी बस ओवर होने वाली है, कुछ 2-4 जो ऑर्गनाइज़ेशन है वो इम्पोर्टेंट है, हम उनको और पढ़ लेते हैं, टेंशन मत लो, जोश हाई रखो। अब बात आती है आसियान की। आसियान होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन एशियन नेशन, जो एशिया का साउथ ईस्ट है, उन कंट्रीज का ये ग्रुप है, जिसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है? इंडोनेशिया, जकार्ता में। 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें भी 10 कंट्रीज मेंबर हैं, 10 मेंबर कंट्रीज हैं। कौन कौन सी? कौन कौन सी? ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मालदीव्स, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। बस आप एक काम कर देना, जब आप इसका रिवीजन करो तो मैप खोल के रखना अपने सामने। मैप खोल के रखना और जैसे-जैसे नाम है उन कंट्रीज को मैप में देख के याद कर लेना। तो चीज़ें और ज़्यादा ईज़ी हो जाएँगी। अच्छा, आसियान की फर्स्ट जो समिट हुई थी वो 1976 में जब ये एस्टैब्लिश हुआ 75 में, 75 में, उसके अगले साल इसकी पहली मीटिंग हुई बाली, इंडोनेशिया में। और हमारे और आसियान के रिश्ते, भारत और आसियान के रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं, इसीलिए हम अलग से समिट होती रहती है, इंडिया आसियान समिट, इंडिया आसियान डिफेंस समिट, इंडिया आसियान की एक्सरसाइज़ होती रहती है। तो हमारे और आसियान के रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन इंडिया आसियान का मेंबर नहीं है। बहुत बार बहुत बार ये क्वेश्चन आता है और हम ना कहीं न कहीं न्यूज़ में देख लेते हैं कि इंडिया आसियान ने ये करा, इंडिया आसियान ने वो करा, तो हमें लगता है कि इंडिया आसियान का मेंबर है। लेकिन नहीं, इंडिया आसियान का मेंबर नहीं है। ठीक है? चलो, अगली हमारी ऑर्गेनाइजेशन आई ओपेक। ओपेक क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये एक संस्था है उन देशों की जो पेट्रोलियम को क्या करते हैं? निर्यात करते हैं, यानी कि जो तेल है उसका निर्यात करते हैं, उन कंट्रीज का ये समूह है। ठीक है? इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1960 1960 में हुई थी बगदाद में। और इसमें कितनी कंट्रीज है? अभी फिलहाल इसमें 12 सदस्य हैं इस संस्था में। अच्छा, हेडक्वार्टर्स कहाँ है इसके? इसके हेडक्वार्टर्स है भाई वियना, ऑस्ट्रेलिया में, ये लिखा। कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रेलिया में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। अब बात आती है एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। ये एक एशिया का बैंक है, जैसे वर्ल्ड बैंक पूरे विश्व का बैंक है, इसी तरीके से एडीबी है एशिया का एशियन डेवलपमेंट बैंक, यानी कि एशिया का बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 9 दिसंबर 1966 को। हेडक्वार्टर्स है इसके मनीला, फिलीपींस में। कहाँ पर है? मनीला, फिलीपींस में। और इसमें 31 मेंबर है। उस टाइम पर जब इसकी स्थापना हुई, एट द टाइम ऑफ एडीबी एस्टैब्लिशमेंट, यानी कि जब स्थापना हुई तब इसमें 31 मेंबर हुआ करते थे। अभी इसमें जो सदस्यों की संख्या है वो है 69। डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं अगर लिखा है तो। इसमें 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई और इसीलिए हम 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड हेल्थ डे। हेडक्वार्टर्स है इसके कहाँ? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और 194 इसमें सदस्य है। इंडिया, भारत जो है वो डब्ल्यूएचओ का मेंबर बना था हमारी आजादी के बाद 1948 में। अभी इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कई बार पूछा जा चुका है, डॉक्टर टेड्रोस एडेनोम। ये अभी इसके करंटली डीजी है, यानी कि डायरेक्टर जनरल है। यूनेस्को के बारे में वैसे मैंने आपको पढ़ा दिया, लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो अलग से भी इसको देख लेते हैं। वैसे ही मैंने आपको लिख के पढ़ा दिया कि यूनेस्को होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है? 1945 में इसकी स्थापना हुई, पेरिस फ्रांस में इसके हेडक्वार्टर्स है और 194 इसमें सदस्य हैं, मेंबर कंट्रीज हैं। यूनिसेफ को भी मैंने आपको पढ़ा दिया कि 1946 में स्थापना हुई है, जो बच्चों के लिए, बच्चों के वेलफेयर के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन, ये संस्था काम करती है। ये बात हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और फुल फॉर्म भी हमने देख ली है। अब हमारी आखिरी, ऑलमोस्ट लास्ट ऑर्गेनाइजेशन होगी, ये क्या है? यूएनडीपी, यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। अब नाम से ही आप समझ गए होंगे, वो संस्था यूएन की जो जो काम करती है पर्यावरण के संरक्षण के लिए। इसकी स्थापना हुई थी 5 जून 1972 को। इसीलिए हम 5 जून को पर्यावरण दिवस यानी कि एनवायरनमेंट डे भी मनाते हैं। पर्यावरण दिवस भी मनाते हैं। पर्यावरण दिवस भी मनाते हैं 5 जून को। ठीक है? ठीक है?
स्थापना हुई थी इसकी 1972 में स्टॉकहोम स्वीडन में, ठीक है? हेडक्वार्टर्स है इसकी नाइरोबी केनिया में और इसमें भी 193 सदस्य हैं, मेंबर कंट्रीज़ हैं। यहाँ तक हमने वर्ल्ड की जितनी भी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, उनके बारे में देख लिया है। बाकी बाकी अब क्या करेंगे आप? ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, वैसे कुछ 1-2 छोटी-मोटी ऑर्गेनाइजेशन बच गई होंगी। अगर ऐसी कोई है, वैसे तो मुझे नहीं लगता कोई इम्पोर्टेंट वैसे रही होगी, बट ऐसा अगर है, तो पहले आप एक काम करना, ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, आप इनको याद कर लेना। अगर 1-2 छोटी-मोटी रह भी गई है, तो आप एग्ज़ाम हॉल में बैठ के इतने कैपेबल हो जाओगे कि आप चीज़ों को एलिमिनेट कर लोगे, अगर आपने ये सारी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ ली। ठीक है? तो अच्छे से नोट्स बना लेना, आज के आज रिवाइज़ करना और पूरा मत लिखना, हिंदी इंग्लिश मत लिखने बैठ जाना, इतने बड़े-बड़े पैराग्राफ्स मत लिखने बैठ जाना। जैसे ये है ना, जैसे 1 सेकंड, जैसे ये है ना? ऐसे या तो ऐसा चार्ट बना के लिख लेना या तो फिर ऐसे एक ऑर्गेनाइजेशन, एक जैसे यूनेस्को है भाई, यूनेस्को 1945 में एस्टैब्लिश हुआ, 1946 में ऐसे एरो करके लिख लेना, 46 में एस्टैब्लिश हुआ था, हेडक्वार्टर्स इसके न्यूयॉर्क में है, ऐसे करके एरो कर के लिख लेना। ठीक है? इस तरीके से आप नोट्स बनाना और अपने नोट्स से आज के आज ही इस क्लास को रिवाइज़ भी कर लेना। अब सैटरडे संडे है, आपके पास 2 दिन है, पीछे का भी जो काम रहा हो, जो रिवीज़न रहा हो, उसको आप कर लेना। ठीक है? बाकी अपना ध्यान रखो, अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ पढ़ाई करते रहो और अवेयर रहो, किसी भी फेक न्यूज़ को मत फैलाओ। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम है हम सबका एक साथ रहने का, एकजुट रहने का, अपने देश के साथ खड़ा होने का, अपनी आर्म फोर्सेस पर विश्वास रखने का। है ना? हाँ, बस इतना करना है। बाकी जय हिंद, जय भारत और प्रहार बैच के बारे में वैसे मैंने आपको अपडेट दे ही दी है कि बहुत जल्द मैं उसके एडमिशन क्लोज़ करने वाली हूँ, क्योंकि फिर बाद में वो बच्चे आके हमें डिस्टर्ब करेंगे। इसीलिए हम मैं नहीं चाहती कि अ, होता है ना कि कुछ बच्चे बस ऐसे वेट करोगे तब लेंगे, अब लेंगे। भाई अब कोई ऑप्शन नहीं बचेगा आपके पास, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि आप बीच में आके हमारी पूरी क्लास का जो फ्लो उसको डिस्टर्ब करें। बाकी कुछ बच्चों को डेमो क्लास वाली प्रॉब्लम थी, तो वो आपको डेमो क्लास मिल जाएगी, एग्ज़ाम जर्नी एप्लीकेशन प्रहार बैच पे जाना, वहाँ पर मिल जाएगी, देख लेना, ठीक है? बाकी बाकी ध्यान रखो अपना, रिविज़न करते रहो। जय हिंद, जय भारत।